हमारे मुखिया की हत्या पर जब विरोध दर्ज कराते हैं तो हमें भी जान से मारने की धमकियां मिलती है साहब। ये गैंगस्टर्स हैं, नाम नहीं लूँगा, उनकी औकात नहीं मैं उनका नाम लूँ, उनकी हैसियत ही नहीं है, क्योंकि वो तो साहब डरपोक है, वो एक नंबर के डरपोक है। जेलों में बैठते हैं या विदेशों में बैठते हैं और वो इन हत्याओं को अंजाम देते हैं। यदि वो सही मायने में यदि बोले ना कि सूरवीर है तो मैं आपके माध्यम से खुला होने से कहता हूं कि आ जाए आमने सामने, जो जीता वही सिकंदर। सुखदेव सिंह गोगामेडी जी, अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी जी ने मुझे ये दायित्व दिया था। मीडिया का सबसे बड़ा योगदान रहा और मैं ऋण कभी चुका नहीं पाऊंगा मीडिया का, क्योंकि मीडिया उस वक्त हमें साथ नहीं देता और हम उस नारी अस्मिता की उस लड़ाई को हम जीत नहीं पाते। और आक्रमण के बिना सफलता नहीं मिलती है तो करें क्या हम लोग? ठीक है, फिर लोग कहते हैं कि करनी सेना गुंडागर्दी करती है, तो क्या पूजा करें? 1.5-2 साल तक धेरे रख के बैठे हैं हम, फिर भी आप हमारी बात को समझ नहीं रहे। और उसके बाद रेड फॉक्स का जो मेरा व्यापार था, वो व्यापार भी फलता फूलता रहा, चलता रहा। चलते फिर हमने ये होटल शेखावत पैलेस का भी निर्माण किया, एक हमारी शेखावत माइंस है उसका निर्माण किया। मैंने दुबई में भी रेड फॉक्स चालू कर दी ताकि मेरे बच्चे तो पले। आज पूरे भारतवर्ष में यदि करनी सेना ने अपनी स्थापना की है तो उसको यदि श्रेय किसको देना चाहें तो हम सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को देंगे। तो सर फिर ऐसा क्या हुआ कि आप ये इतनी बढ़िया कंपनी चला रहे हैं, इतना आपने ऑलमोस्ट मोनोपोली हो गया आपके मार्केट में, और फिर वहां से आप सीधा करनी सेना के अब बताता हूँ जो कैसे आप आए वहां तक? उससे आगे मैं बताता हूँ। रेड फॉक्स को जिन ऊंचाइयों पे मुझे ले जाना था मैंने पहुंचा दिया, और उसके बाद जो मेरे साथी थे, मेरे पार्टनर थे, उनको मैंने ये रेड फॉक्स सौंपी। और पद्मावत फिल्म जब रिलीज़ होनी थी उस वक्त जो करनी सेना है हमारे क्षत्रियों का बहुत बड़ा संगठन है, उस संगठन ने कई सालों से उस फिल्म का विरोध है ना दर्ज करवाया हुआ था कि भाई उस फिल्म में माँ पद्मावती को लेकर कई अश्लील चीज़ें दिखाई जा रही है, और उस फिल्म में जो नारी अस्मिता है, जो छत्राणियों की जो अस्मिता है, उस पर हमला हो रहा है। ऐसा फिल्म इंडस्ट्रीज़ के विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ करनी सेना के हमारे मुखियाओं को। तो उन्होंने उस फिल्म को रुकवाने के लिए अपना जो भी है शाम दाम दंड भेद का उपयोग शुरू किया। और जब ये फिल्म रिलीज होने वाली थी भारतवर्ष में, उस रिलीज के ठीक कुछ महीने पहले ही मुझे ये दायित्व गुजरात प्रदेश का मिला। और मैं शुरू से ही, मैं समाज सेवी तो था ही, शुरुआत से ही मेरे अंदर एक जनता की सेवा का एक था। और मैं तो क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय सबका होता है, सब क्षत्रिय के होते हैं। हमारा छात्र धर्म तो जनता की सेवा करना ही है। रजवाड़े थे ही ना हमारे, हमने सेवा की तभी तो रजवाड़े थे। हम लड़ते थे जनता के लिए, हमारे परिवारों ने बलिदान दिया जनता के लिए। तो फिर वो एक अंदर ब्लड में था कि हमें सेवा का काम करना, हमारा छात्र धर्म निभाना है। और ये हमें मौका मिला, मुझे यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और मुझे कहा गया कि यहाँ फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए शेखावत साहब, आपकी जिम्मेवारी। तो मैं फिर फौजी आदमी साहब, जैसे रेड फॉक्स को मैंने ऊंचाइयों पे ले जाके खड़ा कर दिया, वैसे मैं निकल पड़ा। अच्छा, हमारे जो मुखिया थे वो मुखिया सब क्या है कि वो प्रैक्टिकल टेक्निकल नहीं, वो मीन्स आक्रामक थे। मीन्स उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, उनके पास आक्रमण था। करो 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 करो, एक सिस्टम था उनके पास, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जीरो था कि कैसे नियुक्तियां देनी है, क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, क्या पॉलिसीज होगी, कौन क्या दायित्व का निर्वहन करेगा, किस तरह का पैटर्न होगा, क्या व्यवस्थाएं होगी, वो नहीं थी उनके पास। मैंने जब उनसे पूछा तो यार उन्होंने यही कहा कि राज साहब आप तो अपना ये करते रहो, घूमते रहो, ये करते रहो, लेकिन वो सिस्टम नहीं था। फिर googleBaba.com पे गया, मैंने स्टडी किया, फिर उसमें से बहुत कुछ चीज़ें निकाली, फिर उसको हमने प्रेजेंट किया और हमने करनी सेना को एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी मजबूत बना दिया। सुखदेव सिंह गोगामेडी जी, अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी जी ने मुझे ये दायित्व दिया था। मीडिया का सबसे बड़ा योगदान रहा और मैं ऋण कभी चुका नहीं पाऊंगा मीडिया का, क्योंकि मीडिया उस वक्त हमें साथ नहीं देता तो हम उस नारी अस्मिता की उस लड़ाई को हम जीत नहीं पाते। और उस फिल्म को लेके यहाँ पे
काफ़ी आक्रामकता भी लोगों ने देखी, आगजनी भी हुई, तोड़ फोड़ भी हुए। वो हमारी मजबूरी थी, हमारी मजबूरी थी। हम 2 साल से कह रहे थे ये फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो कब तक धैर्य रखते हम? आखिर में जब फिल्म रिलीज होने की तारीख आई तो पुलिस प्रशासन और सरकार बोलती है किसको? थिएटर ओनर्स को, कि आप तो फिल्म चलाओ, हम देख लेंगे। और आक्रमण के बिना सफलता नहीं मिलती है तो करें क्या हम लोग? ठीक है, फिर लोग कहते हैं कि करणी सेना गुंडागर्दी करती है, तो क्या पूजा करें? 1.5 2 साल तक धैर्य रख के बैठे हैं हम, फिर भी आप हमारी बात को समझ नहीं रहे। हमारे जो छतरानियां हैं उनकी अस्मिता पे एक फिल्म बन रही है, वो फिल्म नहीं है सही। हमाम का दृश्य है, सपने में उसको माँ पद्मावती दिख रही है हमाम में, ये कैसे बर्दाश्त करें हम? माँ पद्मावती त्याग और बलिदान की एक प्रतीक थी, उसको लेके आप कुछ भी बना लोगे? विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे आप कुछ भी परोस दोगे? ये बर्दाश्त नहीं होगा और कतई नहीं होगा। और करणी सेना इसके लिए कटिबद्ध है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर OTT हो। हम ये अश्लीलता, क्योंकि ये अश्लीलता हमारे जो भारत देश के युवा हैं उनका भविष्य खराब कर रही है, हमें उसे रोकना होगा। क्योंकि इस देश का जो भविष्य इस देश का युवा ही है। उसके बाद मीडिया ने मुझे बहुत बड़ा बना दिया। भाई मैंने मेरे कर्म तो किए, पर मीडिया ने मुझे प्रमोट किया, बड़ा बनाया, और वो मेरे कर्मों से प्रमोट किया। मैंने किसी मीडिया वाले से जाके ये नहीं कहा कि मुझे प्रमोट करे, लेकिन उनका ये मैं ऋणी समझता हूँ कि उन्होंने वो वक्त का नजाकत समझते हुए और करणी सेना के लिए एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया, तो उनका हम नहीं करते। ये पद्मावत के पश्चात फिर करणी सेना को हमने रुकने नहीं दिया। और इसी दौरान मेरे अच्छी कार्यशैली को लेके हमारे अमर शहीद सुखदेव सिंह बुगामणी जी ने मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का भी दायित्व दिया, और हम फिर राष्ट्रीय टीम में काम करने लगे। और मैंने कहा कि जब मैं किसी भी क्षेत्र में कदम रखता हूं तो फिर उसको मैं ऊंचाइयों को लेकर दम लेता हूं। और हमने 24 राज्यों में करणी सेना की स्थापना कर दी सब। और उसके बाद रेड फॉक्स का जो मेरा व्यापार था, वो व्यापार भी फलता फूलता रहा, चलता रहा। चलते 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 फिर हमने ये होटल शेखावत पैलेस का भी निर्माण किया, एक हमारी शेखावत माइंस है उसका निर्माण किया। मैंने दुबई में भी रेड फॉक्स चालू कर दी ताकि मेरे बच्चे तो पले। बच्चों का क्या दोस्त, बीवी बच्चों का तो कोई दोस्त नहीं ना, तो उनको पालने के लिए मैंने दुबई से मेरी आवक शुरू की। और बाकी विस्तार से भी मैं आपको बताऊंगा। मेरी शादी भी हुई राजस्थान में, मेरी शादी हुई। मेरी जो ससुराल है वो लाडनू जो तहसील है, नागौर जिला है, वहाँ पे ओडियट गांव है, वहाँ के ठाकर साहब की बच्ची है, वो मेरी वाइफ है गजेंद्र कंवर। और माँ करणी की कृपा से 2 जुड़वा बेटे हैं मेरे, और दोनों बेटों की उम्र आज 22 साल है। और मैंने यही कमाया है कि मेरे बेटे आज भी बिल्कुल बिल्कुल एकदम अनुशासन में ज़िंदगी जी रहे हैं। एक ने इंजीनियरिंग किया है और दूसरा BBA LLB कर रहा है। और जो मेरा इंजीनियरिंग किया हुआ जो बेटा है वो भी फोर्स के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहा है, वो CDS की तैयारी कर रहा है, FCAT की तैयारी कर रहा है, पैरामिलिट्री फोर्स के लिए तैयारी कर रहा है। वो उसका दायित्व, उसका छात्र धर्म निभाने के लिए तैयारी कर रहा है। दूसरा जो बेटा है उस बेटे को भी मैं अभी जैसे BBA LLB खत्म होती है तो मैं उसको भी देश की सेवा के लिए भेजूंगा सर, क्योंकि मैं एक क्षत्रिय हूँ। यदि मैं अपना छात्र धर्म नहीं निभाऊंगा तो निभाएगा कौन? क्योंकि इस देश की सीमाओं की भी तो रक्षा मुझे करनी होगी। हम सभी व्यापारी बना देंगे, बच्चों को नौकरी में लगा देंगे सिविल में, तो वो सीमाओं की रक्षा कौन करेगा? तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं प्रत्येक परिवार को कि आपको एक बच्चा या एक लड़की या लड़का आपको देश की सेवा के लिए, रक्षा के लिए एटलीस्ट 5 साल 10 साल 15 साल के लिए देने हैं। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव मैं आपके माध्यम से मेरे देश के जो जनता है, मेरे परिवार है, जो माता पिता, उनको कहना चाहता हूँ। जिस तरह से मेरे जो बच्चे हैं उन बच्चों को भी मैंने अनुशासन सिखाया है, देश के लिए वो अपना कार्य कर रहे हैं। तो ये मेरा परिवार है, मेरी माताजी हैं, और पिताजी का देहांत 2011 में ही हो गया था, और तब से लेके आज तक उनके नाम से अखंड दीपक मैं मंदिर में रखा है, और उन्हीं का आशीर्वाद लेके मैं मेरी कार्यशैली को अंजाम देता हूँ। और ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज भी मैं युवाओं से बड़ा लगाव रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस देश का भविष्य युवा ही है। और करणी सेना की स्थापना हो, चाहे कार्यशैली हो मेरी, तो वो कार्यशैली है, चाहे करणी सेना का जो कार्य करने का जो पद्धति है, वो सारा का सारा जो है वो उद्देश्य बेस पे है, लक्ष्य बेस पे हम लोग कर रहे हैं।
और आज भी आपके सामने बैठा हूँ, 50 साल उम्र है मेरी, और व्यसन में करता नहीं हूँ, शराब मैंने कभी पी नहीं, गुटखा और स्मोक भी मैंने कभी नहीं किया, और दहेज का सख्त विरोधी हूँ मैं। तो इन सब चीज़ों को लेके इतने सालों से काम कर रहे हैं, और भारतवर्ष के 24 राज्यों में आज क्षत्रिय करणी सेना की टीम तैयार है, और जब भी आवश्यकता पड़ती है तो सभी जाति धर्म की सेवा के लिए, रक्षा के लिए हम हमारा योगदान देते हैं। तो अब मेरे ख्याल से कुछ छूटा नहीं है मेरी जीवन चरित्र को वर्णन करने में। मेरे पास जो था मैंने आपको बताया, फिर भी आपके नॉलेज में कुछ आ रहा है तो मुझे बताइए। आपने जो बताया कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में गोगा मेडी जी ने आपको रिफर किया था। हाँ, उन्होंने ही बनाया था मुझे राष्ट्रीय तो अध्यक्ष। उनकी अभी हत्या हुई। हाँ, तो उसके पीछे आपको क्या लग रहा है, किन लोगों का हाथ? मैं आपको सही कहूँ सर, यदि भारतवर्ष में क्षत्रियों का कैडर यदि किसी ने तैयार किया हो ना, तो एकमात्र व्यक्ति जो आज हमारे बीच में नहीं है वो है अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगा मेडी। जिस व्यक्ति ने राजस्थान की सीमाओं को लांघ कर बाकी जो भारतवर्ष के प्रदेश थे उन प्रदेशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। आज पूरे भारतवर्ष में यदि करणी सेना ने अपनी स्थापना की है तो उसको यदि श्रेय किसको देना चाहें तो हम सुखदेव सिंह गोगा मेडी जी को देंगे, जिस व्यक्ति ने आक्रामकता के साथ न्याय और अधिकार के लिए छात्र धर्म को निभाते हुए, ठीक है, अपनी अंतिम सांसें ली साहब। आज दुर्भाग्य, देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि वो व्यक्ति की हत्या हो जाती है जिस व्यक्ति ने देश भर के क्षत्रियों का कैडर तैयार किया हो। घर में घुस के कुछ, मैं तो कहूँगा नपुंसक, मेरे सब नपुंसक वो वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, मीडिया है, बाकी बिल्कुल गिरे हुए निंदनीय लोगों के द्वारा ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है। घर में घुस के हमारे मुखिया की हत्या कर दी जाती है, और जब हम विरोध करते हैं, सोचिए, और जब हम हमारे मुखिया की हत्या पर जब विरोध दर्ज कराते हैं तो हमें भी जान से मारने की धमकियां मिलती है साहब। सोचो उनकी हिम्मत कितनी होगी, जिनको संविधान का कोई डर नहीं है। उन्होंने घर में घुस के हत्या कर दी। हत्या के पश्चात हमने विरोध किया, हमारी मांगे स्वीकारी, लेकिन आज भी ये धमकियां दे रहे। सोचो उनको कितना बड़ा। तो आपको भी मारने की धमकी अभी दी? मैं वही कह रहा हूं साहब, मैं उसी पे आ रहा हूं आपके पास। जब हत्या हुई और मैंने मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से इन सभी को खरी खोटी सुनाई क्या, मेरा अंतरात्मा का आक्रोश मैंने व्यक्त किया, मां करने का वो आदेश था मुझे, मैंने व्यक्त किया। उसके पश्चात जो ये गैंगस्टर्स हैं, नाम नहीं लूंगा, उनकी औकात नहीं मैं उनका नाम लूं, उनकी हैसियत ही नहीं, क्योंकि वो तो सब डरपोक हैं। वो एक नंबर के डरपोक हैं, जेलों में बैठते हैं वो, या विदेशों में बैठते हैं, और वो इन हत्याओं को अंजाम देते हैं। यदि वो सही मायने में यदि बोले ना कि सूरवीर है, तो मैं आपके माध्यम से खुला होने से कहता हूं कि वो आ जाए आमने सामने, जो जीता हुई सिकंदर। कुछ नहीं है साहब, सीधी सीधी बात है, वो एक नंबर के डरपोक है, और वो हत्याओं को अंजाम अपने छोटे मोटे जो युवा हैं, जो भ्रमित हो चुके हैं, उनको सौंप कर ये हत्याओं को अंजाम करवाते हैं। देश के युवाओं का भविष्य वो खराब करते हैं। और दुख इस बात का है कि वो जो हत्यारों का जो मुखिया है वो सरकार की गिरफ्त में है। सोचो, सरकार की गिरफ्त में है, और उसके बावजूद, उसके पश्चात भी वो इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। भाई मैं सिंपल बात करता हूं, यदि मैं उस हत्या का मुखिया, हत्याओं का मुखिया हूं, तो मैं जड़ से ही इसको खत्म कर दूं ना। सपोज मैं हूं तो मुझे जड़ से खत्म कर दो। आप उनके शूटरों को गोली मारते हो, पुलिस उनके शूटर को गोली मार देती है। उस शूटर को मारने से क्या मतलब, वो फैक्ट्री कहां है जहां से शूटर तैयार होते हैं, उस फैक्ट्री को ही खत्म करो ना यार। हमारी ये कार्यशैली है, करणी सेना ऐसे काम करती है। हमें डिप्लोमेटिक नहीं आती है, हमें तो सीधे का सीधा आता है आक्रमण करना। सीधी बात भाई, सिंपल लॉजिक है। यदि मुझे कोई न्याय अधिकार इससे पाना तो मैं इसी को पकड़ूंगा, मैं आपको नहीं पकड़ूंगा।
और इन्हीं से लेकर मैं मेरा काम करूंगा। समझ रहे मेरी बात? तो ये जो घटना हुई, इस घटना के बाद पूरा का पूरा क्षत्रिय समाज हिल गया, और जब आक्रोश व्यक्त किया गया तो मुझे कई सारी जान से मारने की धमकियां मिली। फिर मेरी करणी सेना के पदाधिकारियों ने यहाँ के गृह मंत्री श्री को दस्तावेज दिए गए हो कि भाई ये पूरा प्रूफ है, और जब कंसर्न पुलिस स्टेशन, आईबी, एसओजी, साइबर क्राइम के द्वारा रिपोर्ट दी गई हो कि भाई इनको जान का खतरा है, इनकी हत्या हो सकती है, उसके बावजूद वो लेटर भेजते हैं हमें, एक पत्र भेजते हैं। कब भेजते हैं? जब पुरुषोत्तम रूपाला का आंदोलन हमने चरम सीमा पे पहुंचाया होता है कि आपके द्वारा मांगी गई सुरक्षा की जो मांग थी उसे अस्वीकार किया जा रहा है। तो इन लोगों ने मेरी सुरक्षा की भी दरकार नहीं की, और आज भी मैं मेरी व्यक्तिगत सुरक्षा खुद कर रहा हूं। मेरा वेपन है, कश्मीर से आतंकी ढेर किए तो वहां से लाइसेंस दिया था हमारे को, फौज ने बेचारा दिलवा दिया था, तुमको मिल गया। वो लोड लेके चलता हूँ, चैम्बर में राउंड रखता हूँ साहब। मेरे जो अंगरक्षक है वो भी लोड लेके चलते हैं, चैम्बर में राउंड रखते हैं। हम सीधी सीधी बात जानते हैं कि हमें कभी भी मारने की कोशिश हो सकती है। राज शेखावत को जान से मारने की धमकी कई बार मिल चुकी है। और तो और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपके, विश्वस्त सूत्रों से मुझे ये ज्ञात हुआ है, मैं विश्वस्त सूत्र कहूंगा क्योंकि व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले सकता मैं, लेकिन विश्वस्त सूत्र से मुझे ये ज्ञात हुआ है कि राजस्थान के कुछ गैंगस्टरों द्वारा सिवान जो एक जगह है बिहार में, वहां के एक गैंगस्टर हुआ करते थे, एक डॉन हुआ करते थे। डॉन तो क्या कहेंगे उनको, वो भी सब इसी तरह के थे। उनके सुपुत्रों को सुपारी दी है राज शेखावत को खत्म करने की, और विश्वस्त सूत्रों ने यह भी बताया है कि उस सुपारी का जो पेमेंट वो जो रिलीज होता है वो भी उन्हें मिल चुका है। और उन्होंने कहा है उनका अभी ये पूरा रणनीति चल रही है कि कभी भी राज शेखावत की हत्या वो कर सकते हैं। तो हम भी कमजोर नहीं है, और मौत से तो हम भी नहीं डरते। मौत से डरना तो हमने सीखा ही नहीं तो बाकी कश्मीर 8 साल थोड़ी मैं बिताता यदि मैं मौत से डरता ही तो डरते तो हम भी नहीं है। लेकिन ये भी सच्चाई है, यदि पहले हमले में वो चूक गया तो फिर वापस जाने का मौका हम उसको नहीं देंगे। आज भी जान को खतरा है, लेकिन दुख उस बात का नहीं है, दुख इस बात का है कि जब राज शेखावत को धमकियां मिली तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि राज शेखावत को सुरक्षा की व्यवस्था करके देनी चाहिए, ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। लेकिन न कभी केंद्र सरकार द्वारा कोई पहल हुई, न कभी प्रदेश सरकार द्वारा। ऊपर से मेरी सुरक्षा की जो अर्जी थी उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया। आप समझिए, इस बात का दुख है और इस बात का मलाल भी है कि आज भी सच्चा जो व्यक्ति है, जो लड़ता है ईमानदारी से न्याय और अधिकार के लिए, उसकी रक्षा के लिए कोई भी उपलब्ध नहीं हो पाता। सरकार और प्रशासन, क्योंकि हम लोग तो समाज की हित की बात करते हैं और सरकार से हमारी बात रखते हैं, लड़ते हैं, तो सरकार को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम तो समाज के आगे वाले समाज की बात तो रखेंगे ना। तो ये सारी व्यवस्थाओं से मैं अभी गुजर रहा हूँ, मेरे अंगरक्षक मेरे साथ हैं, और परमात्मा जो है वही लाता है इस दुनिया में, वही ले जाता है। ये तो निमित्त मात्र हैं जो जेलों से और विदेशों से जो धमकियां दे रहे हैं, जो गैंगस्टर बता रहे हैं अपने आप को सबसे बड़ा जो है इस दुनिया को चलाने वाला, वो तो परमात्मा है। तो हमें परवाह नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि यदि मौका मिला हमें तो हम उनको नहीं बख्शेंगे, हम भी उनको जवाब देंगे।